बताते चले कि आज हरियाणा में जिस तरीके से आगामी दिनों में अब चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां पूरे तेज हो गई हैं और जिसमें लगातार जो चुनावी जनसभाएं हैं उनका दौर का सिलसिला भी लगातार जारी है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि आज राज्य में कई दिग्गज नेताओं की रैलियां आयोजित हो रही हैं और जिससे चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोनीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोनीपत की धरती से महान सपूत सर छोटू राम को प्रणाम करता हूं। उनका जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो चुनाव की तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, तो उसको लेकर जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं और अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जिसमें कि आपको बताते चले कि हिसार में अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी आज जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और जहां उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हरियाणा में यदि कोई भी सरकार बनती है तो वह आपके बिना नहीं बनेगी, फिर चाहे वो गठबंधन की सरकार हो या फिर आपकी सरकार हो, वो बिना आप पार्टी के समर्थन के नहीं बनेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की ही वापसी होगी, क्योंकि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री जो कि वहां पर लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो बड़े बड़े संगठन हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि ब्राह्मण जो लोग हैं उनकी ओर से उनको पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले जिस तरीके से चुनाव जो हरियाणा में होंगे उसमें एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ही बनते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि आज हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी चुनावी रैली है, जो कि बेहद ही कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज उनकी ओर से तमाम तरीके के जो घोषणाएं हैं वो मंच से की गई। और इसी बीच आपको बताते चले कि हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार हरियाणा पहुंचे हैं और इस बीच कई मायनों में इस जनसभा को बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बताते चले कि जैसे जैसे हरियाणा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, तो आपको बता दें कि जो सरगर्मियां हैं वो पूरे तरीके से तेज हो गई हैं। सभी विधानसभाओं में पूरे तरीके से पुरजोर लगाकर जो भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, चुनावी जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और हर कोई वोटर्स को लुभाने का जो एक दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, वो जनता के बीच में उतरे हुए हैं। आपको बताते चले कि आप जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इस समय बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर है और कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में जो 7 बड़ी घोषणाएं हरियाणा के लिए की गई हैं उनमें एक अहम जो है बेरोजगारी को दूर करना है। तो इसको लेकर आपको बताते चले कि खास तौर पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो युवाओं को लोभित करने के लिए, उनको अपनी तरफ करने के लिए पुरजोर लगा रही हैं और बेरोजगारी को अहम मुद्दा माना जा रहा है। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। सर छोटू राम जी का जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा की लोक कला को समृद्ध करने वाले बाबा लक्ष्मी चंद जी को भी मैं नमन करता हूं। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया
वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस व मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत की और जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। आपको बताते चले कि उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया है और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया। और आपको बताते चले कि आखिरकार उन्हें बुधवार यानी कि आज अपने बयान को वापस लेना पड़ गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी बयान उनकी ओर से दिया गया है वह है उनका व्यक्तिगत है। सबसे पहले मैं आपको उनके बयान को सुनाती हूं, जिसकी वजह से सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के द्वारा दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और यह बयान उन 3 कृषि कानूनों से संबंधित है जिन्हें पहले बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था। इस प्रकार मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान कंगना रनौत का व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है और 3 कृषि कानूनों से संबंधित बयान में किसी भी तरह से भाजपा के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। Statement made by Ms. Kangna Ranaut, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, is circulating on social media. The statement pertains to the 3 farm laws that were earlier revoked by the BJP government. Thus, I wish to make it very clear that the statement reflects the personal views of Kangna Ranaut ji and in no way reflects the views of the Bharatiya Janata Party in the statement pertaining to the 3 farm laws. I must also make it very clear that Kangna Ranaut is not authorized by the Bharatiya Janata Party to speak on the subject of. तो वहीं इस सब के बाद भाजपा के सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर जो सवाल पूछा था, मैंने सुझाव दिया था किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान कानून वापस लेने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग निराश और हताश हैं, इसलिए मेरी इन सभी बातों और मेरी सोच से किसी को अगर निराशा हुई है तो मुझे खेद रहेगा और मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में
मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। नमस्ते। तो जैसे ही कंगना रनौत के बयान पर सियासी पारा चढ़ा तो कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि 3 कृषि कानूनों को लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो ये 3 काले कानून लागू किए जाएंगे। आगे उन्होंने और क्या कहा, आप सुनिए। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही 3 कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कथित मूडक घोटाले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धरामैया की याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा खारिज किए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को गिराने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी विपक्षी दलों का इसे उठाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुद्दा यह है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस प्रकार के राज्यपालों को हटा दिया जाना चाहिए और इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन भी होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो एक गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग करना, और अभी पीछे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरा ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर में आकर ये कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं हैं, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं। तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम करेंगे। वो कर ही रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो। तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती है। यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है। क्या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो, अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहां कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए। अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो एक षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। तो या तो 10 शेड्यूल का दुरुपयोग होता है या लोगों खरीदो फरोख्त होता है, सरकारें, इलेक्टेड सरकारें गिराई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, हर जगह, अरुणाचल में, कई जगह ऐसी सरकारें गिराई गई। और या आप ईडी को इस्तेमाल करते हो। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टीज को, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा होकर ये मामला उठाना चाहिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा,
उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। गवर्नर ऐसे गवर्नर्स को बर्खास्त करना चाहिए। एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए कि प्रदेशों को ये गिराना चाहते हैं, हर जहां भी ऑपोजिशन सरकार है गिराना चाहते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के प्रति कोई भी जांच हो रही हो? खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एनसीआर में राज्यों में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर का प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार की भी जरूरत हमें पड़ती है और जब सभी एजेंसियां और सरकारें मिलकर काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है और इसलिए हमारी सरकार मिलकर चले, प्रदूषण से लड़े थीम पर चलकर हमारी सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम करेगी। दिल्ली के साथ साथ जितने एनसीआर के राज्य हैं वहां जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसका प्रभाव भी दिल्ली पे पड़ता है और देश के अंदर केंद्र की सरकार की भी हमें जरूरत पड़ती है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। सभी एजेंसियां, सभी सरकारें मिल करके जब काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस साल के विंटर एक्शन प्लान की जो प्रमुख थीम है, मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें, इसी थीम पर हमारी सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तरफ बढ़ेगी। हमने जो सामूहिक प्रयास किए उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे, जो खराब दिन थे, उनकी संख्या 243 थी, 243, जो 2023 में घट करके 159, 159 रह गई है। लगभग 34.6% प्रदूषण के स्तर में कमी पिछले साल तक जो 365 दिन का एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसमें देखा जा रहा है। ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है उसका एक अहम रोल है। इसलिए ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है, जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप विंटर एक्शन प्लान तो सर्दियों के लिए लाते हैं, आपकी सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है? सरकार की निरंतर कार्य प्रणाली की वजह से, निर्णयों की वजह से, कामों की वजह से ही हम ये 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली के दामों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबलपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पटवारी ने एक पूर्व कांग्रेसी नेता का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हीरो से जीरो बना दिया है और उनकी बीजेपी में अब कोई इज्जत नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया और साथ ही साथ यह प्रदर्शन जबलपुर के सिविक सेंटर में हुआ, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिले में बढ़ते बिजली के दामों और नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देंगे और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया,
नगर निगम में त्राई है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की, विधायक महापौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहाँ जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए, 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों के आबरू बचा लो, बेटियों के आबरू बचा लो। आप बेटियों के आबरू की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूं आपसे मोहन भैया, आप बेटियों के आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट, जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना, 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मोहन सरकार लेती है और पीछे से फिर एक बहुत बड़ा विज्ञापन देती है, उनमें उनका खुद का फोटो लगाती है। एक हेलीकॉप्टर 70 करोड़ का बीमा करा दिया, हवाई जहाज खरीदते कर्ज लेके, अरे अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन करते कर्ज लेके। ये कैसी सरकार है भैया? कर्ज में सरकार, किसान कर्जदार, जनता कर्जदार, युवा बेरोजगार और सब जगह हाहाकार। वारे मोहन सरकार, वारे मोहन सरकार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।